शुरू करते हैं आज का एक और टेस्ट। टेस्ट नंबर 10। देखो पहला प्रश्न, राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता किस अधिनियम में मिली? यानी आजकल जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, इसको कानूनी मान्यता कौन सा अधिनियम देता है? तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ऑप्शन बी है ना, ये है सही है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा है एलईडी का विस्तृत रूप है। एलईडी की क्या फुल फॉर्म होगी? एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड यानी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, कंप्यूटर में मेमोरी भंडारण क्षमता के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? कंप्यूटर में जो मेमोरी में भंडारण क्षमता है वो सबसे कम होगी इसमें रजिस्टर में, उसके बाद में होगी कैश मेमोरी, उसके बाद में प्राइमरी और उसके बाद में सेकेंडरी, है ना। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का एक और सवाल है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का सही क्रम कौन सा है? यानी कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करेगा? तो सबसे पहले हम इनपुट देंगे और फिर होगा प्रोसेस। इनपुट से प्रोसेस होगा, प्रोसेस से आउटपुट मिलेगा हमें जो प्रक्रिया हुई, और फिर वो स्टोरेज किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये कार्य प्रणाली रहेगी सही। प्रश्न 5, कंप्यूटर सीपीयू के दो मुख्य घटक है। कंप्यूटर में सीपीयू होता है, अब सीपीयू के दो मुख्य घटक है वो क्या है? तो इसके दो मुख्य घटक होते हैं सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सीपीयू के दो घटक कंट्रोल यूनिट और एएलयू। आगे चलते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किस स्थान के लिए आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण नवंबर 2022 में किया गया? यानी आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्टार्ट किया गया? तो यह है जोधपुर और पाली दोनों जगह, तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी सही रहेगा। यहाँ आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण किया गया। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 28 जनवरी 2023 को अकादमी की स्थापना दिवस पर वर्ष 2022-23 में प्रदेश के कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया? तो अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी है ना, इसकी स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 28 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो प्रदेश के कुछ साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया। वो कितने साहित्यकार थे? तो देखो इसका ए में 3, 4, 5, 8, तो सही ऑप्शन उत्तर है ऑप्शन डी 8। 8 जनों को ये दिया गया अमृत सम्मान। आगे देखते हैं। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला दिया हुआ है उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव, ये सही है, उषा शर्मा है अभी राजस्थान की मुख्य सचिव। ठीक है, उसके बाद में मधुकर गुप्ता राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी सही है। मधुकर जो गुप्ता हैं वो राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। आगे देखो, पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश। पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो है, लेकिन ये 41वें नहीं 40वें है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा। आगे देखते हैं। संजय श्रोत्रिय ये आरपीएससी के अध्यक्ष है, ये भी सही है। तो ये चारों जो पदाधिकारी हैं हमें ध्यान में रखने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, गाजी खां बरना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है जिसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? पहला प्रश्न तो यह है कि 2022 का जो संगीत नाटक अकादमी है पुरस्कार है वो दिया गया गाजी खां बरना को। अब इसमें यह पूछना है कि गाजी खां बरना है वो किस चीज के कलाकार है? तो इसका सही जवाब है खड़ताल। खड़ताल के कलाकार हैं गाजी खां बरना, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। प्रदेश की पहली जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट किस जिले में हुई? तो देखो, जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश की पहली हुई है, और किस जिले में हुई है? भीलवाड़ा में हुई है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम ओडीएफ प्लस आदर्श गांव कौन सा बना? तो
तो राजस्थान को प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव बना खेरुना बूंदी, ऑप्शन बी खेरुना बूंदी। आगे देखो, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बैतूल बेगम का संबंध किस जिले से है? तो बैतूल बेगम को है ना नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया 2022 का। अब यह पूछ रहे हैं कि कौन से जिले से संबंधित है वो, तो ये है जयपुर जिले से संबंधित, ऑप्शन बी सही रहेगा, जयपुर। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 17 दिसंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला कौन सा राज्य बना? अब राजस्थान की हस्तशिल्प नीति आई है 2022 में, यही ध्यान रखना, हस्तशिल्प नीति नवीनतम कौन सी है, 17 दिसंबर 2022 को जारी हुई है। अब ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बना है भारत का? ये तीसरा राज्य है, राजस्थान जो है वो तीसरा राज्य है, और राजस्थान की ये पहली नीति है 2022 में। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थानी भाषा में समाचारों की पहली वेबसाइट कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा में समाचारों की जो पहली वेबसाइट है वो आकाशवाणी है, और आज राजस्थानी भाषा दिवस भी है। 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं, इसे भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? ये पुरस्कार है भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022, और ये दिया गया पन्नालाल मेघवाल को, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? यानी जो सभ्यता है और उनका उत्खनन करता है उनको सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखो, बैराट का दयाराम सानी, ये तो सही है, बैराट के दयाराम सानी है। आड़ के डॉक्टर VS सिंधे, तो आड़ के सिंधे नहीं थे, आड़ का तो उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा बी रहेगा। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की उत्खनन, ठीक है, तो सही है। और बालातल का उत्खनन किया ललित पांडे ने, ये भी सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अभिलेख में महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है? तो ये अमर सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि की थी जहांगीर के साथ, ठीक है, तो इसका उल्लेख कौन से जो अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही जवाब रहेगा राज प्रशस्ति में, ठीक है, ऑप्शन सी राज प्रशस्ति। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजपूत उत्पत्ति इतिहासकार सही संबंधित नहीं है? यानी राजपूतों की उत्पत्ति अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत मानते हैं, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो देखना हमें। एक क्वेश्चन ये 18 देख लेते पहले, ये रह गए बीच में 18 नंबर क्वेश्चन। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अब यहां हमें देखना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इतिहासकार और राजपूतों की उत्पत्ति के मत। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति, इसमें लिखा है पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो जो है इसमें अग्निकुंड की उत्पत्ति मान रहे हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। वैदिक आर्यों की संतान सीवी वैद्य ने माना है, ये भी सही है, सीवी वैद्य ने माना है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ठीक है। शक और सित्यन, शक अथवा सित्यन कर्नल जेम्स टोड ने माना है, ये भी सही है। अब देखो, ब्राह्मणों की संतान डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने ब्राह्मणों की संतान नहीं माना, तो दशरथ शर्मा ने तो कहा इन्हें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ठीक है, और ब्राह्मणों की जो संतान मानने वाले जो है वो गोपीनाथ शर्मा और CR भंडारकर है, ठीक है, तो गोपीनाथ शर्मा और CR भंडारकर है ना, वो ब्राह्मणों की संतान कहते हैं राजपूतों को, और डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। आगे चलते हैं, प्रश्न 20। चौहान राजवंश के शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी ये जो चौहान राजवंश के कुछ शासक दिए हुए, और हमें बताना है कि सबसे पहले कौन बना और उसके बाद में आगे कौन बना है। देखते हैं, पहले दिया हुआ है पृथ्वीराज तृतीय, तो पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल था वो था 1177 से 1192, है ना, ये शासनकाल है। और अजयराज ने तो 1113 में अजमेर की स्थापना की है, तो 1113 यहाँ देख तू। और अर्णोराज
अर्णोराज का शासनकाल रहा है 1133 से 1155, 1133 से 1155। और उसके बाद में जो विग्रहराज चतुर्थ है ना, विग्रहराज चतुर्थ का शासन रहा है 1158 से 1163, 1158 से 1163। इस हिसाब से सबसे पहले तो रहे अजयराज, ठीक है, और उसके बाद में अर्णोराज, उसके बाद में विग्रहराज और बाद में पृथ्वीराज तृतीय, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ठीक है, ये इनका शासनकाल रहा। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? यानी अकबर के विरुद्ध जो सैनिक अभियान भेजे उनमें से ये कौन कौन से है? एक में दिया हुआ है अब्दुल रहीम खान खाना, दूसरा शाहबाज खान, तीसरा जगन्नाथ कच्छावा और चौथा भगवान दास। तो इसमें ना अब्दुल रहीम खान खाना को तो भेजा था 1580 में, तो अब्दुल रहीम खान खाना को तो 1580 में भेजा गया था। शाहबाज खान को 1578 से 80 में भेजा गया था, 1578 से 80 की 2 बार बीच में भेजा था। और जगन्नाथ कच्छावा को 1584 में भेजा गया था। ये 3 तो आए थे। भगवान दास को है ना वो नहीं भेजा गया था, सैनिक अभियान के लिए नहीं भेजा गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से तो सही जवाब क्या रहेगा? 1 2 3, ठीक है। भगवान दास को संधि के लिए पहले जरूर भेजा गया था, लेकिन जो है ना वो सैनिक अभियान में नहीं भेजा गया था। तो 1 2 3 ऊपर उत्तर रहेगा हमारा। आगे चलते हैं 22, निम्नलिखित ऐतिहासिक युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो युद्ध दिया हुआ है, ये सामेल का युद्ध यानी गिरी सम्मेल का युद्ध, ये तो कब हुआ? 1544, ठीक है। उसके बाद में सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। सारंगपुर का कब हुआ? 1437 में। और सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, ठीक है। और खातौली का युद्ध हुआ 1517 में। इस हिसाब से सबसे पहले कौन सा हुआ? सारंगपुर वाला पहले आ गया 2, उसके बाद में खातौली हुई युद्ध 1517 में तो 4, फिर सामेल युद्ध यानी 1, फिर सामूगढ़ यानी 3, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व भूमि में से कौन सा प्रकार सही सुमेलित नहीं है? देखो पहला दिया हुआ है घेरुवाला, घेरुवाला उच्च जातियों के व्यक्तियों तथा राज्य के अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन्हें कृषि में रियायत दी जाती थी। ये सही है, मतलब घेरुवाला उसे कहते थे जो उच्च जातियों के व्यक्तियों और राज्यों के अधिकारियों को है ना कृषि में कुछ छूट मिलती थी, वो होता था घेरुवाला, ठीक है। इजारा राजस्व की ठेका प्रणाली से संबंधित है, ठेका प्रणाली ये भी इजारा कहते थे, ये भी सही है। मददेमास, मददेमास धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों जैसे विद्वानों, ब्राह्मणों, चारणों को दान में दी जाने वाली भूमि उसे मददेमास कहते थे, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी प्रकार सही सुमेलित है, तो हमारा उत्तर रहेगा डी, सभी सुमेलित सही है। आगे देखो मध्यकालीन राजस्थान में राजवी, सरदार, मुत्सदी, गनाइत, एक तो ये दिए हुए 16 32 गोल क्रम से क्या थे और ये क्या चीज थे? तो देखो ये ना राजवी, सरदार, मुत्सदी, गनाइत ये तो थे मारवाड़ रियासत में प्रचलित सामंतों की श्रेणियां, और ये जो 16 32 और गोल है ना ये मेवाड़ की थी। तो देख लेना ऑप्शन डी सही आ रहा है, मारवाड़ व मेवाड़ में रियासतों में प्रचलित सामंतों की श्रेणियां, ये श्रेणियां ध्यान में रखना। राजवी, सरदार, मुत्सदी, गनाइत ये तो थे मारवाड़ में, और 16 32 और गोल ये थे मेवाड़ में। आगे चलते हैं 25 नंबर। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की? यानी रक्षात्मक और आक्रामक संधि राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने की? तो इसका जवाब है अलवर रियासत, ऑप्शन बी सही रहेगा 1803 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। राजस्थान की किस रियासत के शासकों ने सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से पत्र व्यवहार किया था? यानी ऐसी कौन सी रियासत थी जो मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से बातचीत करती पत्रों के द्वारा? तो यह है जोधपुर के शासक विजय सिंह, ऑप्शन ए सही रहेगा, जोधपुर के शासक विजय सिंह 1781 में।
आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय तांत्या टोपे को राजस्थान की किस रियासत के शासक ने 10 घुड़सवार सैनिकों की सहायता प्रदान की थी? यानी ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने तांत्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता की थी? तो यह है बीकानेर रियासत। ऑप्शन डी, बीकानेर रियासत ने तांत्या टोपे की सहायता की थी। आगे देखते हैं प्रश्न 28। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था डूंगर सिंह। तो ऑप्शन सी सही है, डूंगर सिंह। आगे चलते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा का कौन सा सम्मेलन कांग्रेस के सम्मेलनों के समांतर नहीं हुआ था? यानी कांग्रेस के सम्मेलनों के साथ नहीं हुआ था। तो इसमें है ना तीसरा जो सम्मेलन है ना वो कांग्रेस के सम्मेलनों के समांतर नहीं था, राजपूताना मध्य भारत सभा का सम्मेलन। आगे चलते हैं 30वें प्रश्न पे। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को मद्रास राज्य की वेलूर जेल में नजरबंद किया गया, जिन्हें बाद में 1920 में रिहा कर दिया गया? तो वेलूर जेल में अर्जुन लाल जी सेठी को नजरबंद किया गया था। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध किस आंदोलन से है? तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये थे डाबी किसान आंदोलन में। डाबी किसान आंदोलन जो कि बूंदी में हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को। आगे देखते हैं। संयुक्त राजस्थान से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो संयुक्त राजस्थान बना था उसके बारे में कथन दिए में पहला दिया हुआ है, इसका गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। ये सही है। 18 अप्रैल 1848 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था संयुक्त राजस्थान का। दूसरा क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ महाराणा को 5 अप्रैल 1948 के उदयपुर गोलीकांड की न्यायिक जांच नहीं करवाने का आश्वासन दिया गया। ये भी सही है। मेवाड़ के महाराणा को यह आश्वासन दिया गया कि वे वहाँ कोई जांच नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इस चरण में उदयपुर भी मिलाया गया था ना, तो ये भी सही है। आगे चलते हैं। संयुक्त राजस्थान से संबंधित माणिकलाल वर्मा मंत्रिमंडल में गोकुललाल असावा, प्रेम नारायण माथुर, अबीन हरी, ब्रज सुंदर शर्मा, भोगीलाल पंड्या आदि को सम्मिलित किया गया। ये भी सही है। यानी इसमें ये शामिल थे मंत्रिमंडल में। कौन थे? माणिकलाल वर्मा थे, जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उनके मंत्रिमंडल में गोकुललाल असावा, प्रेम नारायण माथुर, अबीन हरी, ब्रज सुंदर शर्मा और भोगीलाल पंड्या थे। अगला दिया हुआ है कि संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल मात्र 13 माह तक कार्यरत रहा। अब देखो ये 18 अप्रैल 1948 को तो बनता है और अगला जो 30 मार्च 1949 को बनता है, तो ये 13 महीने नहीं होते, लगभग 11 महीने होते हैं। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास आदि निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये बताओ कहाँ है? तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवार विलास ये बुर्जे हैं वो सोनारगढ़ दुर्ग में। सोनारगढ़, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 34 नंबर पर। जयपुर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित मूर्ति किसकी है? तो जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर है वो कृष्ण भगवान की मूर्ति है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा छत्रियां और स्थान सही सुमेलित नहीं है? छत्रियां दी हुई हैं और उनकी जगह दी हुई है, कहाँ है? देखो मुंशी महाराणा की छतरी तो अलवर है, ये सही है। 80 खंभों की छतरी, ये मुंशी महारानी वाली अलवर ही है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है, तो बूंदी दी हुई है, गलत है। ठीक है, और मामा भांजा की छतरी जोधपुर सही है और सारबा की छतरियां कोटा, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे देखते हैं। सीताराम, बदन सिंह व नानक राम आदि चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? तो ये नानक राम, बदन सिंह, सीताराम है ना, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये कह रहा है गोपाल सेन व नातीबाई का संबंध राजस्थान की किस कला से है? तो ये है ना गोपाल सेन और नातीबाई, ये है ब्लू पोएट्री से। ठीक है, ब्लू पोएट्री से नातीबाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न 38, रतन राणो, घुघरी, केवड़ा व पीपली आदि लोकगीतों का संबंध राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल से है? ये किस क्षेत्र में वो गाए जाते हैं? तो रतन राणो, घुघरी, केवड़ा और पीपली ये मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत हैं, लोकगीत हैं। ये हो गई। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर
39 क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित स्थान सही सुमेलित नहीं है। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ में होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। गुड़ला नृत्य ये जोधपुर में होता है, ये भी सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य सकाउटी में होता है, ये भी सही है। चंग नृत्य बाड़मेर में नहीं है, चंग नृत्य तो सकाउटी में होता है, तो ये ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संत संप्रदाय, वो रह गया प्रश्न 40 रह गया ना, 40 देखते पहले। श्रीलाल जोशी राजस्थान की किस कला से संबंधित है। तो श्रीलाल जोशी है ना, ये फट चित्रण से संबंधित है श्रीलाल जोशी। ठीक है, तो 40 हो गया। अब 41, निम्न में से कौन सा संत संप्रदाय प्रमुख पीठ संस्थापक सुमेलित नहीं है, यानी जो संत है और उनके जो संस्थापक है ना पीठ के, वो सुमेलित कौन सा नहीं है। राम सनई शाहपुरा में है और इसके संस्थापक रामचरण जी है, ये सही है। राम सनई कहाँ है, शाहपुरा में, और संस्थापक कौन है, रामचरण जी। तीनों चीजें याद रहनी चाहिए। जसनाथ जी कत्रियासर में और जसनाती संप्रदाय, ये भी सही है। वल्लभ संप्रदाय और जोधपुर और वल्लभाचारी, देखो वल्लभ संप्रदाय के जो ये है ना वल्लभाचार्य तो सही है, संस्थापक है, लेकिन ये जोधपुर में नहीं है, इनकी पीठ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय के सलेमाबाद है इसकी पीठ और निम्बार्काचार्य संस्थापक है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसमें। आगे चलते हैं। 42, निम्न में से कौन सा लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल सही संबंधित नहीं है। अब लोक देवता और उनके तीर्थ स्थल दिए हैं, देखो तलीनाथ जी पाचोटा गांव जालौर से संबंधित है, ये सही है। और तेजा जी परबतसर नागौर, ये भी ठीक है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, ये भी सही है। पाबू जी बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर, देखो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में पाबू जी से नहीं है, ये हड़बू जी से संबंधित है, तो हमारा जवाब रहेगा डी। पाबू जी तो कोलूमंड से संबंधित है। आगे चलते हैं प्रश्न 43 पर। सीताबाड़ी का मेला जो सहरिया जनजाति का कुंभ है, राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है। तो ये जो सीताबाड़ी का मेला है वो केलवाड़ा बारा में आयोजित होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। लठमार होली राजस्थान में किस स्थान पर खेली जाती है। तो लठमार होली तो खेली जाती है श्री महावीर जी करौली में, श्री महावीर जी करौली, ऑप्शन सी। अब देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। थमणियों, धेड़ियों, आड़, ठुस्सी, मुठिया, झालरा नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं। ये सारे आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं, देखो इसमें दिए हुए सिर, कान, हाथ या कंठ या गले में ये सारे धारण किए जाते हैं। ठीक है ना, आड़, ठुस्सी, मुठिया, झालरा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 46। निजी विद्यालयों के आरटीई निशुल्क प्रवेश भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल में सदस्य संख्या होगी, यानी जो निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश मिलते उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए टीम जाती है, उस टीम में कितने सदस्य होते हैं। उस टीम में सदस्य होते हैं 2, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 47। आरटीई एक्ट 2011 के नियम 22 के तहत राजस्थान में शैक्षणिक संस्था बनाई गई है, यानी राजस्थान में जो शैक्षणिक संस्था आरटी एक्ट में जो लिखी हुई है वो कौन सी है, नियम 22 के तहत, वो है RSCERT उदयपुर, RSCERT उदयपुर, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। आरटी एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश किस सत्र से दिए जा रहे हैं। तो निजी विद्यालयों में प्रवेश दिए जा रहे हैं 2012-13 से, 2012-13 में हमने शुरू कर दिया निःशुल्क प्रवेश देना, 2012-13 सत्र ध्यान रखें। आगे देखते हैं। आरटी एक्ट 2009 की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2022 में संशोधित किया गया। इसके तहत कक्षा 6 से 8 तक कितने दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक होगा, यानी आरटी एक्ट में जो धारा 20 में के तहत है ना संशोधन किया गया है, और इसके तहत 6 से 8 तक जो दिव्यांग बालक होंगे वो कितने दिव्यांग बालक पर एक टीचर होना चाहिए। तो यह है 15 विद्यार्थियों पर, 15 विद्यार्थियों पर, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। NEP 2020 के तहत
किस कक्षा तक बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान सभी बच्चों को हो, ऐसी अपेक्षा की गई है। तो है ना, ये है ना कक्षा 3 तक FLN हमें प्राप्त करना है। ठीक है, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान कक्षा 3। आगे चलते हैं। 51, SDMC की कार्यकारिणी समिति के सदस्य संख्या कितनी हो? तो SDMC में जो सदस्य संख्या होती है वो 23, 23, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गार्गी पुरस्कार के तहत कुल देय राशि है। तो गार्गी पुरस्कार जो कि 1998 में स्टार्ट हुआ है और इसके तहत 6000 रुपये दिए जाते हैं, ऑप्शन बी। 10वीं क्लास में जो 75% से अधिक लड़कियां अंक प्राप्त करती है उन्हें मिलता है। आगे चलते हैं। 53, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई 30 मार्च 1995 को। 30 मार्च 1995 यानी सी। आगे चलते हैं। होनहार विद्या राजस्थान कार्यक्रम के तहत किस कक्षा के शैक्षिक स्तर के अनुसार ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे? ठीक है, तो होनहार राजस्थान एक कार्यक्रम चलाया गया, इसमें क्या होते हैं कि शैक्षिक स्तर के अनुसार ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं। तो इसमें है ना डी में लिखा हुआ है कक्षा 2 से 17 नहीं, कक्षा 2 से 7 से रहेगा, ये 7 है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। राजीव गांधी करियर पोर्टल की शुरुआत यूनेस्को के सहयोग से कब की गई? राजीव गांधी करियर पोर्टल ये शुरू हुआ 20 अप्रैल 2020 को। तो 20/4/20 याद रखें इसको, डेट को ऐसे 20/4/20। आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो लोक सेवा आयोग जो RPSC है वो किसे देता है अपना वार्षिक प्रतिवेदन? तो इसका सही जवाब है बी, राज्यपाल को। राज्यपाल को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे SK घोष, ऑप्शन ए। और अभी कौन है? अभी है संजय कुमार श्रोत्रिय। आगे चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न पर, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है ये जुलाई 1994। जुलाई 1994 को ये गठन हुआ। ये एक संवैधानिक आयोग है और ये एक सदस्य ही है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, अब देखो ये प्रश्न ही आ गया, राजस्थान निर्वाचन आयोग है किस प्रकार की संस्था है? ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान को छठा वित्त आयोग अभी चल रहा है, उसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, ऑप्शन ए, प्रद्युमन सिंह। आगे देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। वित्त आयोग अनुशंसा किसको करता है? राज्यपाल को, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य होते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग में एक सदस्य होता है, सिर्फ एकल सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए, राजस्थान के संदर्भ में आयोग और उनकी स्थापना वर्ष बताना है। सूचना आयोग, सूचना आयोग का जो गठन हुआ है वो अप्रैल 2006 में हुआ है, तो ये 4 से मिल जाएगा। लोक सेवा आयोग यानी RPSC की जो स्थापना हुई है वो हुई है अगस्त 1949 में, 3 से मिल जाएगा। निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ है राजस्थान में वो हुआ है जून 1994 में, जून 1994 में। और मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है जनवरी 1999 में। यह है, इस हिसाब से ये ऑप्शन डी सही होगा। 4, 3, 2, 1। आगे अगला है लोकायुक्त संस्था है। लोकायुक्त किस प्रकार की संस्था है? लोकायुक्त है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, यानी ऑप्शन ए, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। तो लोकायुक्त की जांच के दायरे में मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, राज्यपाल नहीं आएंगे, और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष ये भी आते हैं।
तो यानी सही क्या रहेगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। इसमें कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, बी में, बी सही रहेगा। आगे चलते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये है ना 2021 में शुरू की गई है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। आगे देखो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल कितनी राशि उपलब्ध करवाई जाती है? ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है जिसके तहत 50,000 रुपये की जो है ना बिना ब्याज और बिना किसी गवाह के दी जाती है। इसकी शुरुआत है ना 2020 में हुई, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कुल कितने रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार अनुदान कितना दे रही है। थाली तो 8 रुपए में उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन अनुदान है ना वो 17 रुपए दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 2021 में, या 2020 बोल जाता गलती से, 2021 सही है, 2021 में हुआ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदियां आंतरिक प्रवाह की नदी हैं? आंतरिक प्रवाह की देखो, जोजड़ी तो आंतरिक प्रवाह की नहीं है, ये तो लूणी में मिल जाती हैं। साबी आंतरिक प्रवाह की है। कांकनी ये भी आंतरिक प्रवाह की है। और पश्चिमी बनास, ये पश्चिमी बनास भी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, अरब सागर में मिलती है। तो इस हिसाब से केवल 2 व 3 होगी, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। राजस्थान में मानसून का सर्वप्रथम आगमन किस शाखा से होता है? राजस्थान में मानसून का आगमन है ना वो होता है अरब सागर शाखा से सबसे पहले, ठीक है। ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी करती है, लेकिन सबसे पहले पहुंचती है अरब सागर से, ठीक है। तो ऑप्शन बी जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, सिमको वैगन फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? सिमको वैगन फैक्ट्री यह है भरतपुर में। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर में। आगे चलते हैं। 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों के कूट का चयन कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, राजस्थान जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से देश में 6वां स्थान रखता है। ये पहला ही गलत है। जनजाति की दृष्टि से राजस्थान 6वां नहीं 4था स्थान रखता है, 4th है ना। तो ये पहला हो गया गलत। आगे क्या दिया हुआ है, दूसरा भी देखते हैं। राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 13.48% है, ये सही है। 13.48% है वो एसटी है। दूसरा, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है, ये भी सही है। सर्वाधिक जनजाति जो है उदयपुर में है। तो सही जवाब कौन कौन से? दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी। आगे चलते 75, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? तो ये करने वाले थे A.M. हेरोन। A.M. हेरोन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। 76 क्या कह रहे हैं, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य असत्य हैं? देखो, कथन सत्य हैं, सत्य देखना है हमें। देखो, पहला, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में नहीं हुआ, ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, ये सही है, ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। दूसरा, ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये आग्नेय चट्टानों से नहीं है, ग्रेनाइट या धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पर, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये तीसरा भी हो गया असत्य। चौथा है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा तक में विस्तृत है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा, ये सही है। तो सही कौन सा है? सत्य पूछना है तो सत्य 2 और 4, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार खाली जगह दिशा में हो रहा है। किस दिशा में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? तो पश्चिम में तो मरुस्थल है, पश्चिम से पूर्व हो रहा है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखते हैं,
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान की कितनी साइटों को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो राजस्थान की 12 जो साइट है उन्हें जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। 79 कौन सा कथन गलत है? पहला क्या दिया हुआ है, धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% से अधिक है। ये गलत है। धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% से अधिक नहीं है, 1% से कम है। सही प्रतिशत है 0.89%। तो पहला ही कथन हो गया गलत। दूसरा कथन है राजस्थान के 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। यह भी सही है, अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 23 जिले हैं। दूसरा, राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान है। यह भी सही है, राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान है। डी है राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर सीमा लगाता है। यह भी सही कथन है, तो सही इसमें हमारा रहेगा ए। आगे चलते हैं। 80 राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? क्या क्या दिया हुआ है, थली, बरकान, पैराबोलिक, सीप। तो बरकान पैराबोलिक सीप तो है बालू का स्तूप, लेकिन थली है ना, ये कोई बालू का स्तूप नहीं है, एक क्षेत्र विशेष को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए रहेगा इसमें। आगे चलते हैं। वैधानिक दृष्टि से राज्य का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 2021 के संबंध में संगत है, यानी सही कौन सा है? पहला दिया हुआ है आरक्षित वन 37.05%। ये सही है, आरक्षित वन है ना वो 37.05% है। और इसके साथ ध्यान रखना आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में है। आरक्षित वन सर्वाधिक किस जिले में? उदयपुर में। दूसरा, रक्षित वन 56.43% है। यह भी सही है, रक्षित वन 56.43% है। और ये जो सर्वाधिक है वो 12 जिले में रक्षित वन। ए वर्गीकृत वन है 6.52%। ये सही है, और ये सर्वाधिक मिलते हैं बीकानेर में। ठीक है, तो इस हिसाब से सारे कथन सत्य हैं, तो डी उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वर्दी वाला जिला बताना है। सबसे ज्यादा वर्दी किसमें हुई है? तो देखो, इनमें से सबसे ज्यादा वर्दी हुई है अजमेर में। ठीक है, जो 2021 की वन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 19 जिलों में तो हुई है वर्दी। ठीक है, 19 जिलों में तो हुई है वर्दी और 14 जिलों में हुई है कमी। ठीक है, सर्वाधिक वर्दी अजमेर में हुई है, उसके बाद में पाली और बीकानेर आएगा। ठीक है, और कमी सर्वाधिक पूछी जाए तो कमी सर्वाधिक हुई है जालोर में। ठीक है, जालोर के बाद में करौली और सिरोही का नंबर आएगा। अब देखते हैं आगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या दिया हुआ है देखो, वागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र जालोर में। तो ये है ना, ये गलत है। वागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र ये अभी बनाया गया है 19वां, और ये जालोर में नहीं है, उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, पहला। उसके बाद में दे रखा है बीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षित क्षेत्र, ये भीलवाड़ा में। ये सही है, और ये 18वां था, बनाया गया था। ठीक है, आगे वाडा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही, ये नवीनतम है और 20वां है। वाडा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र ये सिरोही में, ये भी सही है। और रणखार संरक्षित क्षेत्र ये जालौर में, ये 16वां था। ठीक है, तो अभी संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में 20 है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं। बजट 2021-22 में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी? तो वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र है ना, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरू करने की घोषणा हुई है। ताल छापर जो कि चूरू में है। आगे चलते हैं। 85 में क्या है, कौन सा युग्म गलत है? उद्योग दिए हुए और स्थान दिए हुए। कांच उद्योग धौलपुर में, ये तो सही है, कांच उद्योग जो धौलपुर में। आगे उर्वरक मोडक उर्वरक के लिए नहीं है, मोडक में मंगलम सीमेंट। ठीक है, तो ये गलत हो गया, और यही हमें चूज करना है। सोडियम सल्फेट डीडवाना में, ये सही है। और विद्युत मीटर है वो जयपुर में, ये सही है। आगे, राजस्थान में कितने जिला व उप जिला उद्योग केंद्र है? यानी जिला उद्योग केंद्र कितने, उप जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? तो जिला उद्योग केंद्र तो है 36 और
उपकेंद्र है वो है 8। तो ठीक है, तो डी आएगा इस सही उत्तर 36/8। आगे 87, कालिदास ने किस नदी को अंत्य सलीला कहा था? तो कालिदास ने अंत्य सलीला किसको कहा था? लूणी नदी को, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं कौन सा कथन गलत है, गलत चूज करना है। पहला है मीणा जनजाति के लोग जीर्ण माता जो कि रेवासा सीकर में मंदिर है को अपनी कुल देवी मानते हैं, ये सही है। मीणा जनजाति के लोग अपनी कुल देवी मानते हैं जीर्ण माता को। आगे सुवटिया व हमसिडो लोकगीत का संबंध गरासिया जनजाति से है, ये गलत है। गरासिया से नहीं है, ये भील जनजाति से संबंधित है, सुवटिया और हमसिडो। कंजर जनजाति के लोग मृतक व्यक्ति के मुख में शराब की बूंदे डालते हैं, ये सही है। कथोड़ी जनजाति के लोग जो है मावलिया और होली नृत्य करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें बी रह गया। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से युग में नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? नदियां दे रखी है और उनका उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। सोम नदी का दिया हुआ है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, ये सही है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है सोम नदी। जाखम नदी छोटी सादरी से निकलती है, ये भी सही है। बाण गंगा का दिया हुआ है सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां से बाण गंगा नहीं निकलती हैं, सेवर की पहाड़ियां से निकलती है बैराट और एक बाण गंगा निकलती है साबी की पहाड़ियां से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन 3 तो हो गया। इसके अलावा और कौन सा गलत है देखते हैं। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियां से निकलती है, ये सही है। रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। मई नदी का दिया हुआ है खमनौर की पहाड़ियां से, खमनौर की पहाड़ियां से तो निकलती है बनास। मई नदी आती है महू मध्य प्रदेश से, इस हिसाब से 5वां भी गलत है। आगे देखो बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियां से निकलती है, ये सही है। तो गलत कौन सा? एक 3 और एक 5, यानी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं बाप बोल्डर्स बेड किस जिले में है? बाप बोल्डर्स बेड, बाप बोल्डर्स है जोधपुर में, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यकताओं के अनुक्रम का मैस्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है? मैस्लो ने जो आवश्यकता अनुक्रम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था सबसे पहले दैनिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और अंत में आत्मसिद्धि। तो यह था अभिप्रेरणा से संबंधित, ऑप्शन डी। एक दिक्भ्रमिक किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। एक जो किशोर है वो दिक्भ्रमित हो गया, तो उसका पथ प्रदर्शन कैसे करेंगे? उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, या फिर फटकार लगा करके, झिड़क करके, उसके दोषों को उजागर करके, या लालच दे करके। बाकी सब नेगेटिव आ रहे हैं, सही इसमें एक ही है, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। तो ए। किशोरों द्वारा सवेंगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है, यानी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो है संवेगी परिपक्व है, संवेगी परिपक्वता, ऑप्शन बी। आगे देखो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ दिया हुआ है अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यह तो सही है, स्वास्थ्य से अधिगम प्रभावित होता है। बी दे रखा है अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं। उपलब्धि अभिप्रेरणा की भूमिका क्यों नहीं? अभिप्रेरणा तो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, इसके निर्णय कहाँ है? तो ये बी हो गया आपके गलत। और आगे डी सी में दिया हुआ है विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ये सही है, विषय वस्तु से प्रभावित होता है, इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं तो ऑप्शन बी सही रहा। आगे चलते हैं 95 फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत या अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता और नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट होता है? ऐसा कौन सा है? इदम है, अहम है या पराय में? तो जो नैतिकता की अवहेलना करता हुआ है इदम, सी इदम यानी इड। आगे चलते हैं 96 पे। निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। देखो चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक, माता पिता का कहना नहीं मानने वाला, या मंद बुद्धि वाला बालक। तो इसमें से ये जो मंद बुद्धि बालक है ना वो नहीं होगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। संवेगों को जानना यह तो है,
समयों का प्रबंधन करना, ये भी सही है। अन्य लोगों के समयों को पहचानना, ये भी ठीक है। समयों को जागृत करना, ये घटक इसका नहीं है, समयों को तो जागृत करना, ऑप्शन डी। आगे 98% क्या कह रहा है देखो, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को उसके विषय संबंधी समस्या दी जाए तो छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं। ये किस उपागम की ओर संकेत करता है? यानी छात्रों को समूह में बांट दिया, फिर वो छात्र खुद निष्कर्ष निकाल रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं, उसे कहते हैं निर्मितवाद। ठीक है, निर्मितवाद, तो डी रहेगा इसमें। आगे चलते हैं 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण उद्देश्य, अब देखो इनका स्वरूप स्पष्ट होता है, शिक्षण उद्देश्यों का स्वरूप स्पष्ट होता है, सही है। इसकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, सही है। शिक्षण उद्देश्यों से हमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, ये भी सही है। इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, ये गलत है। शिक्षण उद्देश्य है ना कक्षा में ही प्राप्त कर लिए जाते हैं, लंबी अवधि में तो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त होते हैं, तो ये हुआ गलत। और इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता, ये सही है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो इसमें देखो, अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन व संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। तो इसमें ये तो है, अधिगमकर्ता को जानना तो होता है मनोविज्ञान में, ठीक है। विषय वस्तु का चयन और संगठन भी मनोविज्ञान की सहायता से करते हैं। सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह भी दे सकते हैं इसके साथ, लेकिन असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझने का ऐसा है नहीं, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में इसका है नहीं। तो ये थे आज के 6%, हमने आपको 10 पेपर उपलब्ध करवाए हैं। कैसे लगे आपको? वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।